Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is अभिषेक पांडे, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। सो आज हमारे लिए एक नया सेशन है, ठीक है। और आज का जो हमारा ये सेशन होगा ये क्लास 9 सोशल साइंस हिस्ट्री का एक सेक्शन जो है आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर पढ़ाऊँगा और इसका टाइटल है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो जो कॉलोनियलिज्म यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और उसका इम्पैक्ट फॉरेस्ट सोसाइटी के ऊपर किस तरीके से पड़ा, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चैप्टर का ना कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा चुका है। अब वो इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर क्या क्या है, जैसे अगर इसके आप टॉपिक वाइज वीडियोज़ देखोगे तो वो आपके पास अवेलेबल है। फिर उसके बाद इसका 1 शॉट रिवीजन वीडियो आपके पास अवेलेबल है। NCERT सॉल्यूशन जो वीडियोज़ हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। अब आज मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि भाई ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो NCERT की एक्सरसाइज के अलावा भी आपको देखने को मिलेंगे, जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार उसको देख लोगे ना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपकी बुक में लिखे हुए सब कुछ पढ़ाया हुआ है तो वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो चीज़ें जो हैं वो एकदम आप ये समझ लो कि बहुत आसान यहाँ पर हो जाने वाली है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 4 है, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो इस चैप्टर को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूरे के पूरे चैप्टर को मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच न्यू ट्रेड वाज क्रिएटेड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फॉरेस्ट लॉस। यहाँ पर क्या हुआ कि आप ये देख सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, जो कॉलोनियल रूल यहाँ पर था, उसने ये सोचा कि फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो फॉरेस्ट के लिए उन्होंने उसके कंजर्वेशन के लिए क्या किया कि जो नए फॉरेस्ट लॉज हैं वो इंट्रोड्यूस किए थे। क्यों इंट्रोड्यूस किए थे? ताकि लोग यहाँ पर क्या है कि फॉरेस्ट की कटिंग ना करें, है ना, उसमें उनकी जो एंट्री वगैरह होती है उसको थोड़ा सा यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट यहाँ पर किया जाए। तो इस तरीके के अलग अलग जो प्रोविजंस हैं वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा नया ट्रेड जो था वो क्रिएट हुआ था ये नए फॉरेस्ट लॉ को इंट्रोड्यूस करने के बाद। तो याद रखिएगा कि इसमें एक चीज़ यहाँ पर स्टार्ट हुई थी कि जो लेटेक्स है ना, जो रबर वगैरह के लिए यहाँ पर आवश्यक होता है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रबर वगैरह के लिए जो ज़रूरी चीज़ थी जिसको क्या बोलते हैं लेटेक्स, उसको यहाँ पर क्या किया गया, उसको कलेक्ट करना जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, ठीक है। वाइल्ड रबर जो ट्रीज होते हैं उनसे जो लेटेक्स हैं, है ना, वो यहाँ पर कलेक्ट करना जो ट्राइबल लोग थे वहाँ के, जो फॉरेस्ट वगैरह से डिपेंडेंट यहाँ पर लोग थे, उन्होंने यहाँ पर करना स्टार्ट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द कम्युनिटीज़ लिविंग इन बस्तर, ठीक है। बस्तर में कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो कि आपको यहाँ पर रहती हुई देखने को मिल रही थी, है ना। सो बस्तर कहाँ पर है? बस्तर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं, ठीक है, जैसे मारिया एंड मुरिया गोंड, ठीक है। गोंड में ही ये अलग अलग तरीके के आप कह सकते हैं कि इनकी जो है वो सब कास्ट आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, जिसमें मारिया या मुरिया गोंड हो गए। फिर उसके बाद धुरवास आपको देखने को मिलेंगे, भतरास और फिर हलबास, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज़ हैं जो बस्तर में यहाँ पर आपको रहते हुए देखने को मिलते थे, जिसमें मारिया या मुरिया गोंड, धुरवास, ठीक है, भतरास और हलबास, ठीक है। तो ये सारे लोग कम्युनिटीज़ हैं जो कि आपको बस्तर में देखने को मिलते थे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि हु वॉज डाइट्रिक ब्रांडिस, ठीक है। तो डाइट्रिक जो ब्रांडिस थे वो कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो डाइट्रिक जो ब्रांडिस हैं ये कौन थे? तो डाइट्रिक ब्रांडिस वॉज अ जर्मन फॉरेस्ट एक्सपर्ट, ठीक है। ये याद रखना, ये आपसे ना MCQ फॉर्मेट में भी जो है वो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई डाइट्रिक ब्रांडिस जो हैं वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। तो ये जर्मनी के थे और एक फॉरेस्ट एक्सपर्ट थे। whom the colonial government invited for advice and made him the first inspector general of forest in India।
तो अब ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के जो पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट थे, है ना, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था डाइट्रिक ब्रांडिस, ठीक है। और कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको एडवाइस किया था कि भाई फॉरेस्ट वगैरह से रिलेटेड जो इनकी इंपॉर्टेंट एडवाइस यहाँ पर हो सकती हैं, है ना, उनके लिए इनको बुलाया गया था। और यहाँ पर इंडिया में इनको पहला इंस्पेक्टर जो जनरल है फॉरेस्ट का वो यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। तो इनका नाम है डाइट्रिक ब्रांडिस, जो कि जर्मनी से यहाँ पर बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि द फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन जावा वॉज अंडर द, है ना, मतलब कि जैसे इंडिया में अगर आप देखोगे तो जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट था वो ब्रिटिशर्स के अंतर्गत था। और उसी तरीके से आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो जावा में यहाँ पर फॉरेस्ट थे, है ना, जावा मतलब इंडोनेशिया, तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट का मैनेजमेंट यहाँ पर होता था वो किसके द्वारा किया जाता था? तो ये जो है यहाँ पर आपको जो कॉलोनी देखने को मिलती थी वो किसकी थी? वो डच की थी। डच का मतलब अगर आप देखेंगे तो हम इनको नीदरलैंड वाले कहते हैं, ठीक है। नीदरलैंड, जिसको पहले हॉलैंड कहा जाता था। नीदरलैंड की राजधानी जो है वो एम्स्टर्डम है, और नीदरलैंड में ही द कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि द इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और एक जगह है जिसको बोलते हैं द हेग, ठीक है। ये नीदरलैंड में एक प्लेस है जहाँ पर आपको इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो जावा में होता था वो कौन करता था? वो डच यहाँ पर करते थे, क्योंकि जावा जो है वो डच कॉलोनी आपको देखने को मिलती थी। नेक्स्ट दिया है कि व्हाट आर वुडन प्लैंक्स ले अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स टू होल्ड दीज ट्रैक्स इन अ पोजीशन कॉल्ड, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से जो है ये वुडन प्लैंक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते थे, ठीक है। ये आज के टाइम पीरियड पर पत्थर वगैरह में देखने को मिल रहा है, लेकिन पहले क्या होता था कि इस तरीके से जो ये आपको स्लीपर्स बोलते थे, है ना, और इनके ऊपर क्या है कि इस तरीके से जो रेलवे ट्रैक है ये बिछे होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये नीचे की तरफ जो ये पत्थर आज के टाइम पीरियड पर देखने को मिलते हैं ना, पहले इस पे क्या होता था? पहले इस पे लकड़ियाँ होती थी, जो मजबूत लकड़ियाँ हैं ना वो लगाई जाती थी। तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है स्लीपर्स, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट आर वुडन प्लैंक्स ले अक्रॉस रेलवे ट्रैक्स टू होल्ड दीज ट्रैक्स इन अ पोजीशन, है ना, मतलब इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि जो ट्रैक्स होते हैं, है ना, ये जो रेलवे ट्रैक आपको देखने को मिल रहा है इसको इसी पोजीशन में जो है वो होल्ड करने के लिए ये जो नीचे आपको ये वुडन प्लैंक्स देखने को मिल रहा है इनका नाम क्या है? इनका नाम है स्लीपर्स, ठीक है। और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो पेड़ वगैरह है उनकी कटिंग वगैरह बहुत बड़े स्केल पर यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि 1853 में रेलवे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, तो फिर उसका एक्सपेंशन यहाँ पर करना पड़ेगा, तो रेलवे ट्रैक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और रेलवे ट्रैक्स की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर स्लीपर्स की भी यहाँ पर आवश्यकता आपको देखने को ज़रूर पड़ेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोला जा रहा है कि वाई डिड द गवर्नमेंट डिसाइड, ठीक है, टू बैन शिफ्टिंग कल्टिवेशन, है ना। शिफ्टिंग कल्टिवेशन में बेसिकली क्या है कि भाई एक जगह पर इकट्ठा हुए, वहाँ पर जो पेड़ वगैरह हैं उनको काटा, जलाया, है ना, जलाने के बाद जो भी वहाँ पर ऐश मिली उसको उन्होंने एज अ, आप ये कह सकते हैं कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना, उसको बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग किया, थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर करी, फिर उसके बाद उस जगह को छोड़कर वो किसी दूसरी जगह पर चले गए, और यही सारी प्रोसेस जो है वो उन्होंने वहाँ पर कंटिन्यू करी, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन। सो गवर्नमेंट ने ये क्यों डिसाइड किया कि भाई शिफ्टिंग कल्टिवेशन को जो है वो बैन करेंगे, है ना, बिकॉज व्हेन अ फॉरेस्ट वाज बर्न्ड देयर वाज द डेंजर ऑफ डिस्ट्रॉइंग वैल्यूएबल टिम्बर, है ना। तो इसमें क्या होता था कि जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है वो खाने पीने की चीज़ों के लिए होता था, लोगों को इतना पता नहीं होता था कि भाई ये जो टिम्बर है, टिम्बर मतलब लकड़ी, तो इसका ज़्यादा हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं या हम इसको बेच सकते हैं, ये लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस थी नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये लोग जलाते हैं ना, पूरे जंगल को जलाएंगे जिस भी पर्टिकुलर एरिया में, तो ब्रिटिशर्स को यहाँ पर किसकी आवश्यकता थी? ब्रिटिशर्स को आवश्यकता थी टिम्बर की। और जब यहाँ पर क्या किया जाएगा, चीज़ों को बर्न किया जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि जो टिम्बर है ना, ये भी आपको जलते हुए दिखाई देंगे, तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी। और इसी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसको यहाँ पर बैन करेंगे, ताकि जो टिम्बर होता है उसका नुकसान यहाँ पर होता हुआ आपको न दिखाई दे, ठीक है। तो ये इसका रीज़न था, और इसी वजह से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन किया जाए, और उन्होंने बैन कर भी दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो दिया है कि विच टाइप्स ऑफ ट्रीज वर प्रिफर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि किस तरीके के जो ट्रीज हैं उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिफर किया जाता था, है ना। मतलब अगर आप देखोगे तो ये भी ऐसा भी होता था कि जैसे कोई एक फॉरेस्ट है, अब फॉरेस्ट में वैरायटी ऑफ ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, है ना, लेकिन उनको कट करवा के एक स्पेशल टाइप की जो ट्रीज हैं वो यहाँ पर लगवाए जाते थे, है ना। जैसे नॉर्थ इंडिया वगैरह में अगर आप जाओगे, है ना, जैसे वहाँ पर आपको जैसे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में स्पेशल टाइप के ट्रीज, एक ही तरीके की ट्रीज आपको फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं,
तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो ट्रीज़ हैं उनको किस बेसिस पे यहाँ पर जो है वो हम कैटेगराइज करते थे, तो उसका पर्पस होता था कि वो सारे के सारे ट्रीज़ जो किसके लिए सुटेबल होते थे, शिप्स को बिल्ड करने के लिए या रेलवेज के लिए, है ना, स्लीपर्स वगैरह को बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा सुटेबल होते थे उनको प्रिफर किया जाता था। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, उनकी जो लेंथ है, या आप ये कह सकते हैं कि जो टॉल ट्रीज होते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर क्या की जाती थी, प्रिफर की जाती थी, है ना, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो शिप्स वगैरह को बनाने में या रेलवे स्लीपर्स को बनाने में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है, वॉज सेटअप इन द ईयर डैश। कब यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है वो यहाँ पर सेटअप करी गई थी, है ना, जैसे आप देखे होंगे तो यहाँ पर होता है IFS, ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है, जैसे UPSC का एग्जामिनेशन होता है ना, सो UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ ही फॉरेस्ट सर्विसेज का भी एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि फॉरेस्ट सर्विसेज में आपको एंट्री यहाँ पर मिलती है। लेकिन ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हैं इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1864 में जो है इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, है ना, मतलब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था और रिवॉल्ट के 7 साल के बाद, ठीक है, 7 साल के बाद जो है 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ। अब इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि 1857 है ना, आपको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 1857 याद रखो और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 है लास्ट वाला, तो बस इनको ऐड कर दो तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1864, ठीक है। ये एक याद करने का तरीका है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी आप दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो 1864 जो है ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का ईयर है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन सीड्स आर सोन डैश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है उसमें जो सीड्स होते हैं, है ना, मतलब कि जो बीज होते हैं उनको कब बोया जाता है ना। तो इसमें क्या है, सिंपल है, से आफ्टर क्लीनिंग एंड बर्निंग द फॉरेस्ट लैंड, है ना। पहले क्या करेंगे कि जो भी फॉरेस्ट लैंड है उसके जो पेड़ वगैरह है उसको कट करेंगे, फिर आग लगाएंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो सीड्स होती हैं उनको यहाँ पर सो किया जाता है, मतलब कि बोया जाता है, ठीक है। सिंपल सा सवाल था, अब इसमें तो कुछ करना नहीं था आपको, सिंपल ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गिव एनी 2 लोकल टर्म्स ऑफ, ठीक है, स्वीडन एग्रीकल्चर। तो जो स्वीडन एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके जो लोकल टर्म्स हैं, है ना, उनको और किस नाम से जाना जाता है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो झूम बोलते हैं, कुमरी बोलते हैं, पेंडा बोलते हैं। झूम कल्टीवेशन को याद रखिएगा, इनको स्वीडन एग्रीकल्चर के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। सो धया, पेंदा, झूम, कुमरी, है ना, ये सब जो है ये आपके किसके नाम है, ये स्वीडन एग्रीकल्चर के नाम है। और याद रखिएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही स्वीडन एग्रीकल्चर भी हम कहते हैं, झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, कुमरी, पेंडा, ये सब उसी के नाम है, ठीक है। और ये टर्म जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट करी हुई है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर, है ना, जो विलेजर्स होते थे उनको क्यों पनिशमेंट यहाँ पर दी जाती थी। तो याद रखिएगा, ग्रेजिंग कैटल इन यंग स्टैंड्स एंड कटिंग वुड विदाउट अ परमिट और ट्रेवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड्स विथ हॉर्स कार्ट और कैटल, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट वाले एक्ट यहाँ पर आए, है ना, जो फॉरेस्ट एक्ट यहाँ पर लाए गए, न्यू फॉरेस्ट लॉज यहाँ पर लाया गया, तो इसकी वजह से क्या है कि इसकी वजह से कई सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पर लगाई गई, है ना। रिस्ट्रिक्शंस में इसका क्या मतलब हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ये नहीं चाहते थे कि जो लोकल लोग हैं, है ना, वो फॉरेस्ट में ज़्यादा एंट्री यहाँ पर करें, है ना। क्यों, क्योंकि इससे फॉरेस्ट को नुकसान होगा, और फॉरेस्ट को नुकसान होगा तो जो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो टिम्बर यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, है ना, वो टिम्बर अवेलेबल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती हुई आपको दिखाई देगी और ब्रिटिशर्स को उससे नुकसान होगा। तो अगर मान लीजिए कि भाई कोई यहाँ पर क्या है कि जो विलेजर हैं, है ना, वो क्या करते थे कि अपने जो भी उनके जानवर वगैरह होते थे, है ना, उनको ग्रेजिंग के लिए कहीं पर लेकर गए, है ना, या आपने बिना किसी परमिशन के या परमिट के पेड़ को कट कर दिया, है ना, या हॉर्स कार्ट से या कैटल के साथ आप जंगल वगैरह में एंट्री करते हो, तो उस टाइम पीरियड पर जो विलेजर्स हैं उनको पनिशमेंट वगैरह यहाँ पर दी जाती थी, ठीक है। तो ये इसका रीज़न था और इसी वजह से यहाँ पर विलेजर्स को पनिश किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर किल्ड 400 टाइगर्स, हिज नेम वॉज, है ना, वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर कौन था जिसने 400 टाइगर यहाँ पर कम से कम मारे थे। तो इनका नाम है जॉर्ज यूले, ठीक है। तो जॉर्ज यूले हैं और इन्होंने करीब आप ये कह सकते हैं कि जो 400 टाइगर्स हैं उनका मारने का जो क्रेडिट है वो जॉर्ज यूले के यहाँ पर जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने आपको अपने वन शॉट रिवीजन वीडियो में भी यहाँ पर पढ़ाया था
और फिर मैंने आपको फोटोज भी यहाँ पर दिखाई थी, ठीक है। तो जॉर्ज ह्यूले जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप एट, जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको कहाँ पर जो है वो सेटअप किया गया है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं आज के टाइम पीरियड पर FRI, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपको देहरादून में देखने को मिलेगा, और देहरादून जो है वो उत्तराखंड की कैपिटल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, IIFM, ठीक है, ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपको देहरादून में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वाई आर महुआ ट्रीज प्रीशियस, है ना। जो महुआ ट्रीज होते हैं वो इतने ज़्यादा प्रीशियस क्यों हैं, है ना, मतलब बहुमूल्य होते हैं महुआ ट्रीज। सो इसका रीज़न क्या है, सो महुआ ट्रीज आर प्रीशियस बिकॉज दे आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ विलेज लाइवलीहुड, है ना। मतलब कि ये क्या है कि विलेज की जो लाइवलीहुड है, मतलब लोग अपना जीवन यापन करने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, महुआ वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो रात में गिर जाते हैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग लोग जाकर वो महुआ कलेक्ट करते हैं, फिर उसका अलग अलग तरीके से जो है वो उपयोग किया जाता है ना। और उससे आप ये कह सकते हैं कि जो विलेजर्स हैं उनकी लाइवलीहुड यहाँ पर आपको चलती हुई दिखाई देती है, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो दिया है कि नेम द 3 कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट एज मेंशन्ड इन द एक्ट ऑफ 1878। जो 1878 का एक्ट है उसमें 3 कैटेगरीज जो हैं वो फॉरेस्ट की यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है, उनके नाम लिखने हैं। तो याद रखिएगा, एक होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, एक होते हैं प्रोटेक्टेड, और एक होते हैं आपके विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्जामिनेशन में 1 नंबर में जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन कौन से फॉरेस्ट हैं। एक हो गया आपका रिजर्व्ड, एक हो गया आपका प्रोटेक्टेड, और एक है आपका विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखते हैं, विच स्पीसीज ऑफ ट्रीज वर प्रोमोटेड फॉर द बिल्डिंग ऑफ शिप्स और रेलवेज। तो मतलब कि जो शिप्स के लिए और जो रेलवेज के लिए, है ना, यहाँ पर यूजफुल ट्रीज यहाँ पर हो सकते थे, टिम्बर जो हमको प्रोवाइड कर सकते थे उनको हम प्रमोट करेंगे। और ब्रिटिशर्स ने भी यही काम किया कि शिप्स के कंस्ट्रक्शन के लिए और जो रेलवेज होते थे, है ना, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए जो चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूजफुल होती थी उसको प्रमोट करो। तो कौन कौन सी चीज़ें थी, तो याद रखिएगा टीक और साल, है ना, ये पेड़ों की टाइप है ना, मतलब ये टाइप ऑफ ट्रीज़ हैं जिनको यहाँ पर क्या किया जाता था, इनको यहाँ पर प्रमोट किया जाता था, है ना, कि भाई टीक और साल जो है उससे हम क्या करते थे, मतलब इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती थी, लेंथ ज़्यादा होती थी, और इसी वजह से टीक और साल जो है वो प्रमोट किया जाता था, क्योंकि इसी से शिप्स और रेलवेज के जो स्लीपर्स होते थे वो यहाँ पर बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो दिया है कि व्हाट स्टेप्स वर टेकन अंडर द न्यू स्कीम ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, है ना। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो है वो यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई, है ना। तो इसमें यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई इसमें से कौन कौन से जो स्टेप्स थे वो यहाँ पर लिए गए थे, है ना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पर लिखो। अभी 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर का, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे, ठीक है। जब बड़े क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आंसर करना है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सो बोला जा रहा है कि नेचुरल फॉरेस्ट विच है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वर कट डाउन, है ना। मतलब कि जो नेचुरल फॉरेस्ट होता है ना, मतलब नेचुरल मतलब जो नेचर ने हमको फॉरेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया है, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके की ट्रीज होते हैं। अब ज़रूरी थोड़ा ना है कि एक ही जैसे ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि नेचुरल फॉरेस्ट में अलग अलग तरीके की ट्रीज यहाँ पर होते हैं, तो उनको यहाँ पर कट डाउन किया जाता था, है ना, मतलब काट दिया जाता था, और इन देयर प्लेस 1 टाइप ऑफ ट्रीज वर प्लांटेड। और जिस तरीके की ट्रीज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती थी उस तरीके की जो ट्रीज हैं उनको यहाँ पर क्या करते थे कि उनको प्लांट करते थे। तो ये इनका एक पर्पस था, और इस तरीके से ये लोग यहाँ पर काम करते थे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी नेचर ने हमको अलग अलग तरीके की ट्रीज प्रोवाइड की है, इनको ये कट कर देते थे, और जैसे साल के ट्रीज हो गए, है ना, टीक हो गया, तो इस तरीके की जो ट्रीज हैं उनको यहाँ पर प्लांट किया जाता था। और वो भी ना एक प्रॉपर जो है उसका एक तरीका होता था, है ना, लाइन से, एक रो में, कॉलम में, वैसे करके इनको यहाँ पर प्लांट करते थे। तो ये सब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पर आता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ वरी फॉर द पीपल ऑफ बस्तर, है ना। बस्तर के जो लोग थे उनका मेन कॉज ऑफ वरी, मतलब कि चिंता का जो विषय था वो यहाँ पर क्या था, तो ये आपको बताना है। सो पीपल ऑफ बस्तर वर मोस्ट वरीड बिकॉज द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रपोज टू रिजर्व 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट इन 1905 एंड स्टॉप शिफ्टिंग कल्टिवेशन
हंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब जो लोग फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वो यही सब काम करते हैं, है ना। लेकिन ब्रिटिशर्स को यहाँ पर ये समझ में आ गया कि यूरोप में तो पेड़ खत्म हो गए, तो अब इंडिया की तरफ वो यहाँ पर देखने लग गए। तो इंडिया में लोग यहाँ पर क्या हैं कि जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं लोग, वो यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि अगर इन लोगों को हम नहीं रोकेंगे तो जो फॉरेस्ट है उनका बेनिफिट हमको कैसे मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी। उन पॉलिसीज़ में अगर आप देखोगे तो 1905 में ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि 2/3 जो फॉरेस्ट होंगे उनको हम रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि उसमें सीवियर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पर लगाई जाएंगी, है ना। लोग एंटर नहीं कर पाएंगे विदाउट परमिट, कटिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। साथ ही साथ जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, बैन कर दिया, है ना। हंटिंग, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह जो है वो सब चीज़ें यहाँ पर बंद हो गई, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने इस तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पर लगा दी, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि लोग अब फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर पाएंगे। अब उनकी लाइफ तो जो है वो फॉरेस्ट पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसी के ऊपर डिपेंडेंट है ना। और अगर आप वो चीज़ें उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे तो डेफिनेटली वो उनके लिए क्या होगा, कॉज ऑफ वरी होगा। और इसी वजह से बस्तर के जो लोग थे वो यहाँ पर आपको वरीड देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द रिजर्व फॉरेस्ट, है ना। रिजर्व फॉरेस्ट जो होता है उसका क्या मतलब होता है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि बस्तर में ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया 1905 में कि 2/3 जो फॉरेस्ट हैं टोटल उनको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो इससे चिंता होने लग गई। तो चिंता का कारण क्या था कि अगर हम किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देंगे तो उससे क्या होगा। तो याद रखिएगा, द 1878 एक्ट डिवाइड फॉरेस्ट इनटू द 3 कैटेगरीज, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि रिजर्व्ड में, प्रोटेक्टेड में और विलेज फॉरेस्ट में जो सबसे अच्छा फॉरेस्ट होता था वो कौन सा होता था, वो यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट होता था। और शायद यही वजह है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट उसको डिक्लेयर करना चाहते थे। विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट इवन फॉर देयर ओन यूज। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि किसी जंगल को रिजर्व्ड जंगल जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, तो जो विलेजर्स होंगे वो उस पर्टिकुलर जंगल से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, है ना। मतलब अपने खुद के पर्पस के लिए कोई चीज़ नहीं ले जाएंगे। फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट, है ना। जो खाना वगैरह बनाने के लिए, घर वगैरह बनाने के लिए जो यहाँ पर लकड़ियाँ होती थी वो कहाँ से लेकर आ सकते हो, प्रोटेक्टेड या विलेज फॉरेस्ट जो है वहाँ से आप लेकर आ सकते हो। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि बस्तर में 2/3, ठीक है, जो यहाँ पर फॉरेस्ट थे उनको आप रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दो रहे हो। तो अब यहाँ पर क्या है कि 1/3 ही बचा है। तो 1/3 के ऊपर भी जो है वो किस तरीके से अवेलेबिलिटी यहाँ पर चीज़ों की हो पाएगी, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाता है। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चिंतित थे। तो इसलिए याद रखना है कि रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो बेस्ट क्वालिटी फॉरेस्ट है ना। और यहाँ से कोई चीज़ जो है वो आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगा दी जाती हैं। तो ये थे हमारे 19 क्वेश्चंस, और ये 19 क्वेश्चन जो हैं ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, मतलब कि ये 1 नंबर में जो है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ अभी यहाँ पर डिस्कस किए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वगैरह जो हैं वो पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है ना, या कोई दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया है और आपको लगता है कि वो रीज़नेबल है ना, तो उन क्वेश्चंस को जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। चलिए अब अगला सेक्शन हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, और अगला जो हमारा सेक्शन है ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर क्या है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जामिनेशन में आ सकती हैं। जैसे पहली बात करेंगे, पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, है ना। डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर क्या होता है, और दूसरी बात है कि व्हाई इज़ इट कंसीडर्ड हार्मफुल, है ना। डिफॉरेस्टेशन क्या है और इसको हम हार्मफुल जो है वो यहाँ पर क्यों कहते हैं, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि द डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रिफर्ड टू एज डिफॉरेस्टेशन, है ना। जंगल जो है वो यहाँ पर क्या हो गए कि एकदम से दिखना बंद हो गए, डिसअपीयर यहाँ पर हो गए, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर कहते हैं। फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस, कल्टीवेशन, पास्चर एंड फ्यूल वुड। फॉरेस्ट को क्लियर करने का रीज़न क्या होगा, हो सकता है कि वहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है वो यहाँ पर लगाई जाएँ, या वहाँ की जो लकड़ी है ना, उसको किसी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो हमको पहुँचानी है, तो ये भी कारण हो सकते हैं। फिर उसके बाद खेती हो सकती है ना। पास्चर मतलब कि जो जानवरों वगैरह के लिए लैंड यहाँ पर होती है ना। फिर उसके बाद
फ्यूल के लिए भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो लकड़ी को जलाकर खाना वगैरह बना सकते हैं, है ना। इस सब तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट का जो है वो डिफॉरेस्टेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपके पहले सेक्शन का जो आंसर है वो यहाँ पर हो गया। अब ये बोला जा रहा है कि वाई इज इट कंसीडर्ड हार्मफुल। अब डिफॉरेस्टेशन जो है उससे नुकसान होता है ऑब्वियसली। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्यों होता है। सो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज हार्मफुल एज फॉरेस्ट गिव अस मेनी थिंग्स लाइक पेपर, वुड दैट मेक्स आवर डेस्क, टेबल, डोर, विंडो, डाइज दैट कलर्स आर क्लोथ, ठीक है, स्पाइसेस इन आवर फूड, गम, हनी, कॉफी, टी एंड रबर। ठीक है, तो ये तो क्या है कि ये सब सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि फॉरेस्ट जो है उससे हमें ऑक्सीजन भी यहाँ पर मिलता है ना, क्योंकि पेड़ पौधे रहते हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट आर द होम ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, एनिमल्स और बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पर क्या करते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो इन्हेंस यहाँ पर करते हैं। दे प्रिजर्व और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, है ना, और वही मैंने आपको बताया जो आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, लाइफ सिस्टम है, उसको सपोर्ट करते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर करेंगे तो इन सब चीज़ों से नुकसान यहाँ पर होगा, और नुकसान यहाँ पर होगा तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ओवरऑल डिफॉरेस्टेशन है वो यहाँ पर क्या है कि वो हार्मफुल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन हो गई, और यहाँ पर क्या है कि ये हार्मफुल क्यों होता है ये पॉइंट मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दिया हुआ है कि व्हाट आर द न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री। ठीक है, मतलब कि जो फॉरेस्ट्री है उसमें जो नए डेवलपमेंट आपको देखने को मिले हैं वो नए डेवलपमेंट यहाँ पर क्या है। तो अब यहाँ पर क्या है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर हम क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो अगर आप देखोगे 1980 से ही गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका हैव बिगन टू सी दैट साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड द पॉलिसी ऑफ कीपिंग फॉरेस्ट कम्युनिटीज अवे फ्रॉम फॉरेस्ट हैज रिजल्टेड इन मैनी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मतलब कि लोग यहाँ पर क्या सोचने लग गए कि पहले जो फॉरेस्ट्री होता था अब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होगा। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री मतलब जैसे मैंने आपको एक पॉइंट अभी डिस्कस किया आपके साथ कि भाई जो हमारे नेचर ने हमको फॉरेस्ट प्रोवाइड किया है ना, उसमें अलग अलग तरीके की आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं। लेकिन मनुष्य क्या कह रहा है कि भाई अपने बेनिफिट के हिसाब से, है ना, उन फॉरेस्ट को कट कर रहा है और उसकी जगह पर अपने हिसाब से जो ट्रीज वगैरह हैं उनका प्लांटेशन यहाँ पर करता है। तो ये चीज़ क्या है कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहलाती है कि मतलब उससे हमको कितने बेनिफिट यहाँ पर होंगे। और ये भी यहाँ पर जो है वो पॉलिसीज़ में देखने को मिला कि भाई जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं, है ना, जो लोग हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, है ना, उनको क्या रखा जाए, फॉरेस्ट से दूर रखा जाए, जंगलों से बाहर निकाल दिया जाए। और जिसकी वजह से क्या है कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रेदर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज बिकम अ मोर इंपॉर्टेंट गोल। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर क्या है भाई कि लोग जो है ना फॉरेस्ट को कंजर्व करने के ऊपर, है ना, मतलब कि उसको संरक्षित करने के ऊपर, है ना, उसको प्रोटेक्ट करने से जो है उनका ध्यान यहाँ पर हट गया है। आजकल क्या है कि पूरा का पूरा जो फोकस है वो किसके ऊपर है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी हम यहाँ पर इकट्ठा कर पाएंगे जंगलों से, उतना ज़्यादा हमको यहाँ पर जो है वो बेनिफिट देखने को मिलेगा। इन मैनी केसेस अक्रॉस इंडिया फ्रॉम मिजोरम टू केरला डेंस फॉरेस्ट हैव सर्वाइव ओनली बिकॉज विलेजेस, ठीक है, प्रोटेक्टेड देम इन ए स्कार्ड ग्रूव्स नोन एज सरनास या फिर देवरकुडू या कन रई और एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मिजोरम से लेकर केरला तक जो भी यहाँ पर क्या होता है कि लोगों ने जो डेंस फॉरेस्ट है उनको कंजर्व किया है। इसमें जो विलेज वाले लोग हैं ना उनका बहुत बड़ा योगदान है ना, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि ये जो ट्रीज वगैरह होते हैं ना उनको सैक्रेड ग्रूव्स की तरह यहाँ पर कंसीडर करने लग गए, है ना, मतलब उसकी पूजा वगैरह करने लग गए। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि इन चीज़ों का जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर ये कर पाए, जिसको यहाँ पर ये सरनास, ठीक है, देवरकुडू, कान रई वगैरह इस नाम से जानते हैं। किसको? ये जो सैक्रेड ग्रूव्स होती हैं इनको। सम विलेजेस हैव बीन पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट विथ ईच हाउस होल्ड टेकिंग इट इन द टन्स इंस्टेड ऑफ लिविंग इट टू द फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड के अलावा आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि विलेजर्स ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ले ली है कि हम क्या करेंगे, हमारे आसपास जो फॉरेस्ट है इसको हम यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि जो लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं एंड इन्वायरमेंटलिस्ट टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो अलग अलग तरीके से लोग सोच रहे हैं कि कैसे हम यहाँ पर फॉरेस्ट को अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं और क्या क्या पॉलिसीज़ जो हैं वो यहाँ पर लेकर आई जा सकती हैं। तो इनके ऊपर भी जो है वो लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। तो ये थोड़े से नए डेवलपमेंट यहाँ पर आपको फॉरेस्ट्री में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें लोग अपने बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और बाकी चीज़ों के बारे में जो है वो थोड़ा सा कम यहाँ पर सोच रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बोला गया है कि व्हाई डिड द पीपल ऑफ बस्तर राइज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जो बस्तर के लोग थे, है ना, उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स है उनके अगेंस्ट यहाँ पर रिवॉल्ट क्यों किया, है ना। अब इस चीज को आपको बताना है। सो बोला जा रहा है कि दे रिवॉल्टेड बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ट्राइड टू रिजर्व द फॉरेस्ट, है ना। उन्होंने क्या सोचा कि भाई जो भी फॉरेस्ट हैं, एटलीस्ट यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि जो उनके एरिया के 2/3 यहाँ पर फॉरेस्ट हैं, उनको यहाँ पर क्या कर देंगे, उनको रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। विच डिप्रॉयड द पीपल ऑफ देयर राइट्स टू कलेक्ट फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स है एंड द प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर ये चीज़ जो है, ठीक है, इसको कट कर देना भाई साहब, और यहाँ पर ना इसको आप लिख देना प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है कि जो पहले क्या होता था कि जो प्रोड्यूसेस यहाँ पर होते थे, है ना, या इसको प्रोड्यूस भी कर सकते हो, फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है वो भी लिख सकते हो, या प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ें चल जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये जो लिखा है ये नहीं चलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब उनके पास क्या है कि ये राइट्स नहीं है कि ये क्या कर सके कि उन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कलेक्ट कर सकें। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी जो है वो यहाँ पर स्टॉप कर दिया गया, है ना। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से जो कुछ इंपॉर्टेंट टिम्बर्स वगैरह होते थे उसको नेगेटिव यहाँ पर जो है उसका इम्पैक्ट पड़ता था, लकड़ियाँ जल जाती थी, तो ब्रिटिशर्स को लगता था इससे नुकसान हो रहा है। मोर एवर पीपल वर सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज लैंड रेंट एंड फ्रीक्वेंट डिमांड फॉर द फ्री लेबर एंड गुड्स बाय द कॉलोनियल ऑफिशियल। ठीक है, और उसके बाद जो भी लैंड वगैरह प्रोवाइड की जाती थी उस पर उनको टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो लैंड का रेंट होता था जिसपे वो लोग काम करते थे, वो भी लगातार यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है वो इंक्रीज करते रहते थे, है ना। और फिर क्या है कि लोग अगर नहीं कर पाते थे तो यहाँ पर क्या है कि फ्री लेबर की यहाँ पर जो है वो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में करते थे वो फ्री में उनसे काम लेते थे, या फिर जो उनके गुड्स वगैरह होते थे वो लेकर चले जाते थे। फिर पीपल ऑफ बस्तर कैन नॉट कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर द टेरिबल फेमाइन ऑफ 1839 से 900 और 1907 से लेकर, ठीक है, 1908 फोर्स देम टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज़। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि फेमाइन वगैरह की सिचुएशन आपको देखने को मिली, खाने पीने की चीज़ें जो है उतने बड़े स्केल पर यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ना 1899 कर लीजिएगा, है ना, नहीं तो 1839 से लेकर अगर 1900 तक, इतने टाइम तक अगर फेमाइन का टाइम पीरियड रहेगा तब तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, है ना। सो इसको आप क्या करिएगा, 1899 से लेकर 1900 तक का टाइम पीरियड है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर टाइप करने में जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना। बाकी ये 1899 से लेकर 1900 है और 1907 से लेकर 1908 है ना। तो ये टाइम पीरियड था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फेमाइन की सिचुएशन बहुत बड़े स्केल पर क्रिएट हुई, लोगों को खाने पीने की जो चीज़ें होती थी वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती थी, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो बस्तर के लोग थे, है ना, जो डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट में यहाँ पर रिवॉल्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, दिया हुआ है कि हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ रेलवेज फ्रॉम द 1850s इन इंडिया क्रिएट अ न्यू डिमांड फॉर टिम्बर, है ना। मतलब कि रेलवेज जो हैं उनका मतलब आप ये कह सकते हैं कि पहली जो ट्रेन चली थी वो कब चली थी, 1853 में। और उस टाइम पीरियड पर भारत के जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल थे, उनका नाम क्या था, लॉर्ड डलहौजी, है ना। मुंबई से लेकर पुणे के बीच में पहली ट्रेन चली थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो रेलवेज हैं वो डेवलप हुई, है ना। और रेलवेज जब यहाँ पर डेवलप होंगी तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रेलवे ट्रैक्स की भी ज़रूरत होगी। अब रेलवे ट्रैक्स को अगर देखना है तो रेलवे ट्रैक्स है, लेकिन इसके नीचे आपको पता है ना कि आपको क्या देखने पड़ेंगे, स्लीपर्स देखने को मिलेंगे। तो स्लीपर्स की यहाँ पर आवश्यकता कौन फुलफिल करेगा, जो अलग अलग तरीके की टिम्बर्स होते हैं वो यहाँ पर इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ रेलवेज फ्रॉम द 1850s इन इंडिया क्रिएट अ न्यू डिमांड फॉर टिम्बर, है ना। रेलवेज का एक्सपेंशन होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर टिम्बर की डिमांड बढ़ेगी, ताकि जो स्लीपर्स की रिक्वायरमेंट है उनको हम यहाँ पर फुलफिल कर सकें। सो बोला जा रहा है कि द स्प्रेड ऑफ रेलवेज फ्रॉम 1850s क्रिएटेड अ न्यू डिमांड, रेलवेज वर एसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इंपीरियल ट्रूप्स। ठीक है, तो याद रखिएगा रेलवेज यहाँ पर दो चीज़ों में जो ब्रिटिशर्स हैं उनको यहाँ पर क्या कर रही थी कि बहुत मदद कर रही थी। पहली बात कि जो ट्रेड है ना, सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर उनका हो रहा था। और दूसरी बात अगर आप देखोगे तो कॉलोनियल ट्रुप, है ना, ट्रुप मतलब यहाँ पर जो सेना होती थी, ब्रिटिशर्स की जो सेना है
अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है तब भी यहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा योगदान होता था। टू रन लोकोमोटिव वुड वॉज नीडेड एज अ फ्यूल एंड टू ले रेलवे लाइन स्लीपर्स वर एसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक टुगेदर। अब पहले क्या होता था कि पहले इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आजकल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पहले क्या होता था कि जो कोयले वगैरह होता था ना उसका प्रयोग करते थे। आपने पुरानी मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, कोयले से जो है वो लोकोमोटिव जो यहाँ पर इंजन वगैरह होता था वो रन करता था, तो उसमें भी यहाँ पर लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। और प्लस यहाँ पर क्या है कि जो ट्रैक होता था, ट्रैक मतलब वही जो रेलवे लाइन है ना, उसके नीचे जो स्लीपर्स यहाँ पर बिछे होते थे वहाँ पर भी टिम्बर की आवश्यकता होती थी। ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 एंड 2000 स्लीपर्स। ठीक है, माइल मतलब 1.85 किलोमीटर। तो अगर आप देखोगे तो इतने टाइम पीरियड पर या इतनी डिस्टेंस को कवर होने में करीब 2000 और 1760 मतलब 1760 के बीच में स्लीपर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती थी, है ना। मतलब इतने ज़्यादा जो स्लीपर्स हैं वो लगते थे। अब स्लीपर्स अगर लग रहे हैं तो इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करेंगे? टिम्बर से हम फुलफिल करेंगे। फ्रॉम द 1860s द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली, है ना। फिर क्या हुआ कि करीब 10 साल 15 साल में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो रेलवे का नेटवर्क है वो बड़े स्केल पर यहाँ पर रैपिडली जो है वो इंक्रीज होने लग गया। द लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक इंक्रीज, ठीक है, ट्रिमेंडसली। एज रेलवे ट्रैक्स इंक्रीज द नीड फॉर टिम्बर ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ओवरऑल जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनका जो एक्सपेंशन है वो बड़े स्केल पर होने लग गया। और जब उनका एक्सपेंशन बड़े स्केल पर होने लगेगा तो आप ये कह सकते हैं कि स्लीपर की भी आवश्यकता होगी, तो टिम्बर की भी जरूरत यहाँ पर जो है वो इंक्रीज होने लग गई। मोर एंड मोर ट्रीज वर फॉल्ड, है ना, सॉरी नॉट फेल्ड। तो यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रीज वगैरह हैं वो काटे जाने लग गए। कॉन्ट्रैक्ट्स वर गिवन टू इंडिविजुअल्स टू सप्लाई टिम्बर, है ना। और इसके बाद अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग गए कि आप लोग टिम्बर वगैरह जो है वो सप्लाई करो और हम आपको उसके हिसाब से पे करेंगे। दीज कॉन्ट्रैक्टर्स कट डाउन ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली। और यहाँ पर क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को चाहिए क्या फ़ायदा, तो वो लोग क्या है कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के किसी भी तरीके की ट्रीज़ हो उनको बड़े स्केल पर कट करने लग गए। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि रेलवे ट्रैक्स वर सून डिवाइड ऑफ फॉरेस्ट, और इसी वजह से क्या है कि धीरे धीरे जो है वो फॉरेस्ट भी यहाँ पर आपको समाप्त होते हुए दिखाई दिए। तो ये सब चीज़ें हुई थी, मतलब भारत में जो रेलवे का डेवलपमेंट हुआ उसके बाद जो टिम्बर की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको बढ़ती हुई दिखाई दी। और उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे जो ट्रीज़ वगैरह हैं वो भी आपको कट होते हुए देखने को मिले। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 23 में इस तरीके की जो डिटेल है वो मेंशन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप अपने आंसर में लिखोगे ना तो इससे आपका जो आंसर है वो और भी अच्छा हो जाएगा और एग्जामिनर आपको और अच्छे नंबर्स देंगे। ठीक है, इसलिए ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके आंसर्स को और अच्छा यहाँ पर बनाती है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखो, बोला गया है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि भाई ये सिस्टम जो है वो यहाँ पर है क्या। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द ब्लैंकडोंग डेंस्टिन सिस्टम। तो ब्लैंकडोंग डेंस्टिन जो यहाँ पर सिस्टम है ये है क्या। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन में आएगा। सो ब्लैंकडोंग डेंस्टिन जो यहाँ पर सिस्टम है वो यहाँ पर क्या होता था। सो बोला जा रहा है कि द डच वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवेज, है ना। मतलब कि ये हम लोग कहाँ पहुँच गए, ये लोग हम इंडोनेशिया में पहुँच गए। सो इंडोनेशिया में जो जावा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, तो डच जो कॉलोनी थी, है ना, मतलब जावा में कौन था भाई, जावा में डच लोग थे। जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स आपको देखने को मिलेंगे, वैसे ही जावा में कौन लोग थे, वहाँ पर आपको नीदरलैंड के डच लोग देखने को मिलते थे। तो वो लोग ये चाहते थे कि भाई जावा जहाँ पर आपको ट्रीज़ वगैरह बड़े स्केल पर देखने को मिलते थे, वो लोग वहाँ से ट्रीज़ चाहते थे ताकि जो शिप बिल्डिंग और रेलवेज वगैरह का काम है वो सही तरीके से पूरा हो पाए। 1882 में, मतलब 1882 में अगर आप देखोगे, सो 2,80,000 स्लीपर्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा एलोन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1882 में 2,80,000 मतलब कि लगभग 3 लाख जो स्लीपर्स थे वो कहाँ से एक्सपोर्ट किए गए, जावा से एक्सपोर्ट किए गए। मतलब जावा में ट्रीज़ को कट किया गया, फिर स्लीपर्स वगैरह बनाए गए और उनको जो है फिर वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। However, all this required labor to cut the trees, transport the logs and prepare the sleepers। ठीक है, अब ये ऐसी तो होगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको सबसे पहले ट्रीज को कट करना पड़ेगा, है ना। फिर वो जो लकड़ियां हैं उनको लेकर जाना पड़ेगा, स्लीपर बनाना पड़ेगा, फिर उसको लोड करना पड़ेगा, तब ये सामान जो है वो जब भी इसका डेस्टिनेशन है जहाँ पर इसको जाना है वहाँ पर पहुँच पाएगा। द डच फर्स्ट इम्पोज रेंट्स ऑन द लैंड बीइंग कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट एंड देन एग्जेम्प्टेड सब विलेजेस फ्रॉम दीज रेंट्स इफ दे वर्कड कलेक्टिवली। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब कलेक्टिवली टू प्रोवाइड फ्री लेबर एंड बफेलोज फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एरिया है, ठीक है,
तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लैंड है ना, तो इस लैंड पर अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि काम कर रहे हो, तो डच लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि सबसे पहले तो ये बोल दिया कि भाई देखो अगर आप यहाँ पर काम करना चाहते हो ना तो आपको रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिश जो डच लोग थे उन्होंने ये इंट्रोडक्शन किया कि अब ये सब काम तो ऐसे तो होगा नहीं कि भाई बस सोच लो और आपका यहाँ पर काम हो जाएगा, है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। अब जो डच वाले लोग हैं वो थोड़ा ना काम करेंगे, वो तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो इसमें पूरा एक्सपर्ट हैं कि पेड़ को कैसे काटा जाता है, किस तरीके से कैरी किया जाता है, उसमें जो लोग एक्सपर्ट हैं उनको यहाँ पर हायर करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि यार अब ऐसे तो ये लोग करेंगे नहीं काम, तो इन्होंने क्या किया कि इनके जो लैंड होते थे ना जहाँ पर ये लोग खेती वगैरह करते थे, उस पर्टिकुलर जगह को इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया कि उस पर्टिकुलर जगह पर इन्होंने रेंट लगा दिए, है ना, कि भाई अगर आप यहाँ पर काम करोगे इस खेत में जो भी प्रोडक्शन वगैरह होता है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको रेंट यहाँ पर देना पड़ेगा। लेकिन हम आपको यहाँ पर क्या करते हैं कि एक चॉइस दे देते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर ये रेंट नहीं देना चाहते हो तो ये जो सारे काम हैं, है ना, लकड़ी को कट करना, कैरी करना, स्लीपर बनाना, ये सब काम आप हमारे लिए कर दो तो आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो, देख रहे हो डच लोग कितने चालाक हैं। तो ये चालाकी इन्होंने यहाँ पर दिखाई कि पहले यहाँ पर रेंट दे दो, किराया देना पड़ेगा, और किराया नहीं देना है तो आप ये काम कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वगैरह करना, दिस वॉज नोन एज द, ठीक है, जो भी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ब्लैंकडोंग स्टीन सिस्टम जो है वो आपको ये देखने को मिलेगा, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा काम जो है वो यहाँ पर होता था। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ब्लैंकडोंग डाइंस्टीन जो यहाँ पर सिस्टम आपको देखने को मिलता है ये जावा में था, और डच ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो डच लोग हैं उनकी टिम्बर की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर फुलफिल हो जाए, और यहाँ पर क्या है कि उनको अलग से यहाँ पर कुछ पे वगैरह भी ना करना पड़े और सारा काम आसानी से यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। चले क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बोला जा रहा है गिव एनी 3 रीजन व्हाई कल्टीवेशन एक्सपेंडेड रैपिडली इन द कॉलोनियल पीरियड, है ना, मतलब जो कल्टीवेशन था, जो खेती वगैरह होता था, वो कॉलोनियल पीरियड में जो है वो इतना ज़्यादा स्पीड में कैसे यहाँ पर एक्सपेंड हुआ, है ना, मतलब इतना बड़े स्केल पर जो है वो कैसे काम होने लग गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो कल्टीवेशन एक्सपेंडेड रैपिडली इन द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज द ब्रिटिश इंकरेज द कल्टीवेशन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप लाइक जूट, शुगर, व्हीट एंड कॉटन। तो कॉमर्शियल क्रॉप्स मतलब यहाँ पर क्या होता है, जिसको यहाँ पर एक्सपोर्ट वगैरह करके हम थोड़ा सा रेवेन्यू भी यहाँ पर कमा सकें, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्या किया कि जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं जैसे जूट है ना, जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। शुगर हो गया, व्हीट हो गया, कॉटन वगैरह, इसका कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स ने लोगों को इनकरेज किया। दे ट्राइड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, है ना, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, जो जितना टोटल प्रोडक्शन वगैरह होता था उसको भी इंक्रीज करने की इन्होंने यहाँ पर कोशिश करी। दे ट्राइड टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू एंड इनहेंस द इनकम ऑफ द स्टेट, अपना जो रेवेन्यू वगैरह है उसको बढ़ाने के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किए, है ना, कि ओवरऑल प्रोडक्शन वगैरह हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो एक्सपेंशन यहाँ पर हुआ कल्टीवेशन का कॉलोनियल पीरियड पर, ये बड़े स्केल पर आपको देखने को मिला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बोला जा रहा है कि व्हेन वाज द फॉरेस्ट एक्ट पास्ड इन इंडिया। फॉरेस्ट एक्ट जो था वो यहाँ पर एक क्वेश्चन है ये, है ना, कि फॉरेस्ट एक्ट जो है इंडिया में कब पास हुआ। वाई डिड इट कॉज हार्डशिप फॉर द विलेजेस अक्रॉस द कंट्री, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इससे जो मतलब मुश्किलें यहाँ पर बढ़ी, है ना, गांव वगैरह के एरिया में पूरे देश में वो कैसे बढ़ी ये आपको बताना है ना, जो विलेजर्स हैं उनको किस तरीके से प्रॉब्लम यहाँ पर हुई, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। सो याद रखिएगा कि भाई फॉरेस्ट एक्ट जो था वो 1865 में पास हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि इसको 1878 और 1927 में जो है अमेंड किया गया। अमेंड मतलब कोई सुधार करना होता है, कोई चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है या कोई चीज़ रिमूव करनी है तो उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होता है, उसी तरीके से जो अलग अलग एक्ट होते हैं उसमें भी यहाँ पर क्या है कि अमेंडमेंट किए जाते हैं। सो 1865 में ये पास किया गया, 1878 में और 1927 में इसमें अमेंडमेंट किए गए। सो इट डिवाइड द फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। द बेस्ट फॉरेस्ट वर नोन एज द रिजर्व फॉरेस्ट, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये। विलेजर्स वर नॉट अलाउड टू टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट इवन फॉर देयर ओन यूज। आप यहाँ पर क्या है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होते थे उससे यहाँ पर विलेजर्स कुछ भी लेकर नहीं जा सकते थे, या तो अपने पर्पस के लिए भी यहाँ पर कुछ नहीं लेकर जाना है। दिस कॉस्ट ग्रेट हार्डशिप फॉर द विलेजर्स, ऑल देयर डेली practices such as cutting wood for their house, grazing their cattle
है ना, फिर कलेक्टिंग फ्रूट एंड रूट्स, हंटिंग एंड जो भी फिशिंग था वो सब यहाँ पर इलीगल कर दिया गया, है ना। मतलब जो विलेजर्स हैं वो फॉरेस्ट में यहाँ पर एंटर ही नहीं कर पाते थे, उनके लिए भी यहाँ पर चीज़ें जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गई, और साथ ही साथ जो उनके दूसरे कैटल वगैरह होते थे उनको खिलाना पिलाना जो है वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। हंटिंग वगैरह भी जो है वो यहाँ पर इलीगल कर दी गई, जिसकी वजह से वहाँ के जो विलेजर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। सो पीपल वर नाउ फोर्स टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, है ना। अब क्या है कि भाई जब आप उनको परमिट ही नहीं करोगे, सब कुछ आपने यहाँ पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो लोग चोरी करते थे, है ना। मतलब जो वुड वगैरह है वो लकड़ियाँ वगैरह चोरी करते थे। लेकिन जब यहाँ पर क्या है कि उनको फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा पकड़ लिया जाता था तो उनको पनिशमेंट यहाँ पर दी जाती थी। वुमेन कुड नॉट कलेक्ट फ्यूल वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट गार्ड एंड कॉन्स्टेबल हरास देम, है ना। और कई बार क्या होता था कि जो महिलाएं खाना वगैरह बनाती थी तो उसमें भी इनको यहाँ पर क्या है कि लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि वो कलेक्ट नहीं कर पाती थी, और कभी अगर मान लीजिए कि चोरी से कोई एंटर करता था और अगर मान लीजिए कि फॉरेस्ट गार्ड वगैरह इनको पकड़ लेते थे तो जो भी खाना होता था वो भी खा लेते थे उनका, और काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी यहाँ पर उनको फेस करनी होती थी। तो कई सारी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पर विलेजर्स को फेस करनी पड़ी जब यहाँ पर ये फॉरेस्ट एक्ट जो है वो यहाँ पर पास किया गया था उसके बाद। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो। वाई द डच एडॉप्टेड द स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी ड्यूरिंग द वॉर, है ना। मतलब कि जो ये स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी थी, है ना, ये किसने अडॉप्ट करी थी? ये जो डच लोग थे इन्होंने यहाँ पर अडॉप्ट करी थी। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्यों करी थी, है ना। मतलब वॉर के दौरान स्कॉच अर्थ पॉलिसी जो है वो यहाँ पर क्यों अप्लाई करी गई डच जो लोग थे उनके द्वारा, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वॉर के दौरान ये याद रखना है कि डच लोगों ने यहाँ पर इस पॉलिसी को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, स्कॉच अर्थ पॉलिसी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट, है ना। फॉरेस्ट के ऊपर जो है आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर आप देखोगे सो 1914 से लेकर 18 तक लड़ा गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से लेकर 45 तक लड़ा गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट था वो फॉरेस्ट के ऊपर बहुत था। इन इंडिया वर्किंग प्लान्स वर अबंडेंट एंड ट्रीज वर कट फ्रीली टू मीट ब्रिटिश डिमांड फॉर वॉर नीड्स। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर जो चीज़ें पहले से चल रही थी उन सब चीज़ों को बंद कर दिया गया, और ब्रिटिशर्स क्योंकि यहाँ पर वॉर में लड़ाई लड़ रहे थे, है ना, तो उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जो है वो यहाँ पर ट्रीज़ को जो है वो इनडिस्क्रिमिनेटली यहाँ पर कट किए गए ताकि जो भी वॉर की नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जाए। इन जावा जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड द रीजन द डच फॉलोड द स्कॉच अर्थ पॉलिसी डिस्ट्रॉइंग सॉ मिल्स, ठीक है, बर्निंग ह्यूज पाइल्स ऑफ जाइंट टीक लॉग सो दैट दे कुड नॉट फेल इनटू द जापानीज हैंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो यहाँ पर जावा था, यहाँ पर जो आप ये कह सकते हैं कि जापानीज यहाँ पर डिफेंस फोर्सेस थी वो यहाँ पर आगे बढ़ रही थी। तो यहाँ पर क्या लगा डच को कि यार हमने इतना सारा जो है वो चीज़ें यहाँ पर कलेक्ट करी हैं, है ना, इतना ज़्यादा जो भी डेवलपमेंट है वो यहाँ पर हमने किया है, तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर हमको ये जापानीज़ जो है वो यहाँ पर हरा देते हैं तो हमने जितनी भी ये हार्डशिप करी थी इसका बेनिफिट किसको मिल जाएगा? जापानीज़ लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। और इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो भी सॉ मिल्स थी, है ना, जो भी यहाँ पर ये टी क्लॉक्स वगैरह थे, इन सब चीज़ों को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना, आग वगैरह लगा दी ताकि जब जापानीज़ यहाँ पर एंटर करें तो ये सब चीज़ें जो यहाँ पर इकट्ठा करी गई थी इनके जो बेनिफिट्स हैं वो किसको ना मिले? वो जापानीज़ लोगों को ना मिले। और इसको इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्कॉच अर्थ पॉलिसी जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई। तो इसका सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर ये था कि जो भी डेवलपमेंट जावा में डच के द्वारा किए गए थे, अब जब डच को यहाँ पर ये लगा कि अब जापानीज़ के कंट्रोल में यहाँ पर ये चीज़ें आई जाएंगी तो उन्होंने चीज़ों को यहाँ पर क्या है कि मिटाना स्टार्ट कर दिया कि अब हम इन सब चीज़ों को यहाँ से लेके तो जा नहीं सकते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसका जो बेनिफिट है ना, वो जापान को ना मिले, है ना। क्योंकि जापान आप सबको पता है कि भाई वो यहाँ पर क्या था कि उसके जापान हो गया, जर्मनी वगैरह, ये सब आपको एक तरफ यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, है ना। तो बाकी लोगों को यहाँ पर क्या करना था कि रोकना था इन्हें। तो अगर जापान को इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिल जाता तो जापान और थोड़ा सा अपनी पावर जो है वो इन्हेंस कर पाता, तो उस चीज़ को यहाँ पर वो अवॉइड करना चाहते थे। और इसीलिए यहाँ पर क्या किया कि जो स्कॉच अर्थ पॉलिसी है ये डच लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। व्हाट डिड डाइट्रिक बैंडिस सजेस्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि जो डाइट्रिक बैंडिस थे, है ना, ये कहाँ से आए थे? जर्मन इन्वायरमेंट एक्सपर्ट थे, फॉरेस्ट एक्सपर्ट थे। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बताया कि भाई भारत में अगर आप फॉरेस्ट को यहाँ पर इम्प्रूव करना चाहते हो, है ना, तो क्या क्या सजेशन इनके द्वारा यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, बोला जा रहा है कि अ प्रॉपर सिस्टम हैड टू बी फॉलोड, पीपल हैड टू बी ट्रेन्ड इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया कि एक प्रॉपर जो एक सिस्टम है वो हमको बनाना पड़ेगा, है ना।
लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि चीज़ों का कंजर्वेशन जो है वो यहाँ पर क्या है, इसके पीछे विज्ञान क्या है ना, और कंजर्वेशन से यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये चीज़ें बताओ। फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग लैंड हैड टू बी प्रोटेक्टेड, है ना, मतलब कि जो ट्रीज वगैरह यहाँ पर कट किए जा रहे हैं, है ना, और जो ग्रेजिंग वगैरह के लिए लैंड यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करना है। रूल्स अबाउट यूज ऑफ फॉरेस्ट शुड बी मेड, एनीवन हु ब्रोक रूल्स नीड टू बी पनिश्ड। इनका कहना ये था कि फॉरेस्ट में जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं, है ना, कि फॉरेस्ट को किस तरीके से यूज़ करना है उसके लिए नियम बनाने हैं, और जो भी यहाँ पर क्या करेगा, इन रूल्स को, इन नियम्स को यहाँ पर ब्रेक करेगा, उसको यहाँ पर पनिशमेंट भी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, ठीक है, इसका भी प्रोविजन यहाँ पर किया गया। ब्रैंडिस सेटअप इन 1864 द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ही ऑल्सो हेल्प टू फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865, है ना, मतलब कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है 1864 में, इसका फॉर्मेशन में भी जो ब्रैंडिस है इनका यहाँ पर योगदान था, और 1865 में जो फॉरेस्ट एक्ट यहाँ पर आया, है ना, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया, इसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको देखने को मिला। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वगैरह के बारे में भी यहाँ पर बात करी गई, है ना, तो ये सब चीज़ें जो थी वो ब्रैंडिस ने यहाँ पर सजेस्ट जो है वो यहाँ पर किया था। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो है उसको एक्सप्लेन कर दो भाई, है ना, कि जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री यहाँ पर होती है वो क्या होती है। तो याद रखिएगा, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर कट डाउन, है ना, मतलब कि जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होती है इसमें जो अलग अलग तरीके के नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं उनको कट डाउन किया जाता है ना, मतलब कि जो नेचर ने हमको जिस तरीके का फॉरेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया है उसमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके के ट्रीज होते हैं, एक जैसे ट्रीज थोड़ा ना होते हैं, सब तरीके की ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, तो उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, कट डाउन किया जाता है। इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्रीज वॉज प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज, ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया था कि एक तरीके के जो आपके, ठीक है, एक तरीके की जो ट्रीज होते हैं उनको स्ट्रेट जो यहाँ पर रोज होती हैं उनमें इस तरीके से यहाँ पर प्लांट किया जाता है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है दिस इज कॉल्ड प्लांटेशन, ठीक है, ये चीज जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वे, ठीक है, सर्वेड द फॉरेस्ट, एस्टिमेटेड द एरिया अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड मेड वर्किंग प्लान फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, और जो भी यहाँ पर फॉरेस्ट में काम करने वाले लोग होते थे वो अलग अलग तरीके से चीज़ों का सर्वे वगैरह करते थे, और फॉरेस्ट का मैनेजमेंट कैसे होगा, कंजर्वेशन किस तरीके से होगा, जो वर्किंग प्लान्स होंगे वो कैसे बनाए जाएंगे, ये सब चीज़ें उनके द्वारा यहाँ पर फाइनल की जाती थी। दे प्लान्ड हाउ मच ऑफ प्लांटेशन एरिया टू बी कट एवरी ईयर, द फॉरेस्ट एरिया वॉज कट डाउन देन टू बी रीप्लांटेड, ठीक है, और उसके बाद जब चीज़ों का सर्वे यहाँ पर करते थे तो ये लोग ये भी प्लानिंग करते थे कि कितना इस बार इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट का जो एरिया है जिसको हम यहाँ पर कट करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि उसको रीप्लांट भी करेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि केवल हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि बस फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, रीप्लांटेशन के ऊपर हम यहाँ पर फोकस नहीं कर रहे हैं। सो रीप्लांटेशन के ऊपर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया, और इसी वजह से साइंटिफिक जो फॉरेस्ट्री है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, डिस्कस इन ब्रीफ द सेमिनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडोनेशिया। जो सेमिनिस्ट यहाँ पर मूवमेंट था इंडोनेशिया का, इसको आपको डिस्कस करना है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है ना, कि जो सेमिनिस्ट यहाँ पर मूवमेंट था वो इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया का जो सेमिनिस्ट मूवमेंट है इसके ऊपर आप थोड़ा सा एक डिस्कशन, एक नोट यहाँ पर लिखिए। तो देखो बोला जा रहा है कि अराउंड 1890 यहाँ पर सुरोन्टिको सेमिन ऑफ, यहाँ पर बोला जा रहा है कि रेंडू ब्लटुंग विलेज, मतलब ये इनका यहाँ पर क्या है कि ये विलेज है ना, और यहाँ पर क्या है कि सेमिन जो है ये किससे रिलेटेड है, ये यहाँ पर सुरोन्टिको सेमिन जो है इनसे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर क्या है कि रेंडू ब्लैटुंग जो विलेज आपको देखने को मिलेगा, है ना, और यहाँ पर क्या है कि ये टीक फॉरेस्ट है, मतलब कि जो टीक ट्री आपको देखने को मिलता है ना वो यहाँ पर अवेलेबल है। बिगिन क्वेश्चनिंग स्टेट ऑनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट, है ना, मतलब कि अभी तक यहाँ पर क्या है कि जैसे इंडिया में है ना फॉरेस्ट की जो ऑनरशिप थी वो किसके पास थी, वो स्टेट के पास थी, सरकार के पास, मतलब ब्रिटिशर्स के पास थी। उसी तरीके से इंडोनेशिया में अगर आप देखोगे तो डच यहाँ पर लोग थे, तो डच के पास यहाँ पर ऑनरशिप थी। तो इन्होंने क्या कर दिया कि क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि ऑन मतलब किस बिहाफ पे ये जो फॉरेस्ट के राइट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ही आर्ग्यूड दैट द स्टेट हैड नॉट क्रिएटेड द विंड वाटर अर्थ एंड वुड सो इट कुड नॉट ओन इट, है ना, मतलब कि यहाँ पर बोला कि जो सरकार है ना, किसने बोला भाई, सुरोन्टिक जो यहाँ पर ये सेमिन आपको देखने को मिलेंगे, इन्होंने ये बोला कि जो स्टेट है उसने यहाँ पर विंड वाटर अर्थ और वुड, है ना, ये सब चीज़ें जो हैं वो क्रिएट नहीं करी हैं, तो इनका मालिकाना हक कैसे हुआ। सून अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट डेवलप्ड, और इनकी इसी विचारधारा से कई सारे लोगों ने इनको सपोर्ट करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया और एक मूवमेंट जो है वो यहाँ पर डेवलप हुआ।
Among those who helped organize it were Semin's sons-in-law. By 1907 अगर आप देखोगे तो 3000 families were following his ideas. Some of the Seminists protested by lying down on their land when the Dutch came to survey it. मतलब कि कई बार तो क्या होता था कि डच जो अलग अलग तरीके के लैंड वगैरह होते थे उनको सर्वे करने के लिए यहाँ पर आते थे, तो ये लोग ज़मीन पर ही लेट जाते थे कि हम सर्वे नहीं करने देंगे. While other refused to pay taxes और फाइन्स, ठीक है, और परफॉर्म लेबर. बाकी लोग यहाँ पर क्या है कि जो टैक्सेस वगैरह होते थे, है ना, फाइन होते थे या काम करने के लिए जो बुलाया जाता था, वो सब चीज़ें नहीं होती थी. तो इस तरीके का जो ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हुआ कि जो सेमिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, इनकी जो आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे वो सेमिनिस्ट आइडियोलॉजी यहाँ पर फॉलो कर रहे थे. और उन्हीं आइडियोलॉजी से जो यहाँ पर ये मूवमेंट डेवलप हुआ जिसमें स्टेट की ऑनरशिप के ऊपर क्वेश्चन हुआ, स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट यहाँ पर होती हुई दिखाई दी, वो चीज़ यहाँ पर क्या कहलाती है, वो सेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो यहाँ पर कहलाता है. तो सेमिनिस्ट मूवमेंट जो है याद रखिएगा थोरोंटिको सेमिन के ऊपर बेस्ड है, जो कि यहाँ पर ये रैंडम ब्लैटंग यहाँ पर एक विलेज था इंडोनेशिया में जहाँ से बिलोंग करते थे, और स्टेट की ऑनरशिप को इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन किया था. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31. द पीपल ऑफ बस्तर स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बट शेयर कॉमन कस्टम्स एंड बिलीव्स. इसको डिस्कस करना है. एक स्टेटमेंट आपको दिया है कि बस्तर के लोग भले यहाँ पर अलग अलग तरीके की भाषाएं बोलते थे, लेकिन जो उनके कस्टम्स थे, है ना, जो उनका यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि बिलीफ था, वो लगभग यहाँ पर क्या है कि वो जो है वो कॉमन था, है ना, मतलब एक जैसा यहाँ पर था. तो इस चीज़ को आपको डिस्कस करना है. ठीक है. सो बोला जा रहा है कि द पीपल ऑफ बस्तर बिलीव दैट ईच विलेज वॉज गिवन इट्स लैंड बाई द अर्थ एंड इन रिटर्न दे लुक आफ्टर द अर्थ बाई मेकिंग सम ऑफरिंग एट ईच एग्रीकल्चर फेस्टिवल. तो यहाँ पर क्या है कि सभी लोग यहाँ पर ये मानते थे, है ना, कि ये जो हमको ज़मीन मिली है, ठीक है, जहाँ पर हम रह रहे हैं या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो लैंड हमको मिला है ये किसने प्रोवाइड किया है, धरती माता ने हमको प्रोवाइड किया है ना, मतलब गिवन बाय इट्स लैंड बाय द अर्थ. और इसी वजह से क्या होता था कि जो भी एग्रीकल्चरल यहाँ पर फेस्टिवल होते थे, है ना, जैसे आप मान लीजिए कि हार्वेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो गई, है ना, तो उस टाइम पीरियड पर क्या करते थे ये लोग, कुछ ऑफरिंग्स जो हैं वो यहाँ पर धरती माता को देते थे कि भाई तुमने हमें लैंड दिया है, तो ये हमारी तरफ से जो हमने प्रोडक्शन यहाँ पर किया है वो हम आपको ऑफर यहाँ पर करना चाहते हैं. इन एडिशन टू द अर्थ दे शो रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ रिवर, द फॉरेस्ट एंड द माउंटेन. है ना, मतलब यहाँ पर क्या है कि अर्थ की तो पूजा करते ही थे, लेकिन साथ ही साथ जो रिवर हो गया, है ना, फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन वगैरह हो गए, इसकी भी यहाँ पर क्या करते थे ये लोग पूजा करते थे. सिंस ईच विलेज नोज वेयर इट्स बाउंड्री लाई, द लोकल पीपल लुक आफ्टर द नेचुरल रिसोर्स विद इन दैट बाउंड्री. अब उसमें क्या होता था कि सभी विलेज के जो लोग होते थे ना, उनको ये पता होता था कि भाई हमारे विलेज की जो बाउंड्री है वो कहाँ तक है, तो वो लोग जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते थे ना, वो सब लोग क्या करते थे, उसका प्रोटेक्शन करते थे, है ना. ऐसा नहीं होगा कि हम उसको विनाश करेंगे. लोगों को यहाँ पर ये लगता है कि जंगल में जो आदिवासी लोग यहाँ पर रहते हैं, है ना, जो ट्राइबल लोग यहाँ पर रहते हैं, उससे क्या है कि जो जंगल होते हैं उनको यहाँ पर नुकसान होता है, लेकिन लोग अपने घर को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे. हम अपने घर पे पत्थर मार के कांच फोड़ देते हैं क्या, नहीं फोड़ते ना. उसी तरीके से जंगल में रहने वाले लोगों का घर है वो, है ना, जंगल, तो जंगल जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, उसको नुकसान यहाँ पर नहीं पहुँचाते हैं. ठीक है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये नुकसान पहुँचाते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. जो बाहर से जाते हैं लोग, वो लोग नुकसान पहुँचाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज को उस पर्टिकुलर बाउंड्री में वो प्रोटेक्ट करते हैं. इफ़ पीपल फ्रॉम अ विलेज वॉन्ट टू टेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अनदर विलेज दे पे अ स्मॉल फी कॉल्ड देवसारी दाऊद और मैन इन एक्सचेंज. मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर आपको कुछ लकड़ी वगैरह की ज़रूरत है ना, जैसे मैं इस फॉरेस्ट का हूँ, इस विलेज का हूँ, आपके विलेज से मुझे कुछ लकड़ी वगैरह चाहिए, है ना, तो मैं लकड़ी ले लूँगा, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ जो है वो फीस वगैरह यहाँ पर पे करनी पड़ेगी, है ना, जिसको देवसारी बोलते हैं या दंड बोलते हैं, या फिर मैन वगैरह जो है वो एक्सचेंज में आपको देना पड़ेगा, है ना, कि मैंने भाई आपके यहाँ से जो है वो लकड़ी ली है, तो आप अपने गाँव से एक व्यक्ति जो है वो इधर भेजोगे. ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती थी, और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इनकी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट थी, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे इनके जो कस्टम्स हैं, जिस तरीके के ट्रेडिशंस यहाँ पर ये फॉलो करते थे, जिस तरीके की बिलीव्स यहाँ पर ये रखते थे, वो लगभग सिमिलर आपको सभी कम्युनिटीज़ में देखने को मिलती थी. और इसी वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो आप इस तरीके से जस्टिफिकेशन देकर यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हो. ठीक है, चलो फिर उसके बाद सम विलेजेस ऑल्सो प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट बाई एंगेजिंग वॉचमैन एंड ईच हाउस होल्ड कंट्रीब्यूट सम ग्रेन टू पे देम. है ना, जैसे यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो भी यहाँ पर आपके विलेज वगैरह होते थे ना, वो लोग क्या करते थे, वॉचमैन यहाँ पर रखते थे, है ना, मतलब कि जो क्या करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज फॉरेस्ट वगैरह जो है ना, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके उनको जो है ग्रेन्स वगैरह यहाँ पर पे कर देते थे, है ना. उस टाइम पर सैलरी वगैरह तो होती नहीं थी लगभग,
तो क्या करेंगे, जो ट्राइबल लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा जो भी ग्रेन्स वगैरह हो गए या दूसरी चीज़ें होंगी उनकी सर्विसेज के लिए उस फॉर्म में उनको पे कर देंगे। एवरी ईयर देर इज अ वन बिग हंट वेयर द हेडमैन ऑफ विलेज इन अ परगना, परगना मतलब होता है क्लस्टर ऑफ विलेजेस, मतलब कि जो विलेजेस का ग्रुप होता है उसको हम परगना बोलते हैं। मीट एंड डिस्कस इश्यूज ऑफ कंसर्न इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, ठीक है। तो सभी गांव के जो हेडमैन्स वगैरह होते थे वो लोग इकट्ठा होते थे और जो भी यहाँ पर इश्यूज होते थे जिसमें फॉरेस्ट वगैरह से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस कब करेंगे, जब उनके कस्टम्स और बिलीफ्स सिमिलर होंगी। अगर आप विचारधारा आपकी एकदम अलग है, मेरी विचारधारा एकदम अलग है, तो हमारे बीच में कोई कंसेंसस बन पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि इन बातों से ये प्रूव होता है कि भाई भले वो अलग अलग भाषा बोलते थे लेकिन उनके कस्टम्स और जो बिलीफ्स थे, है ना, वो लगभग आपको सिमिलर यहाँ पर देखने को मिलते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द डिफरेंट फॉरेस्ट एक्ट मेड बाय द ब्रिटिशर्स टू कंट्रोल द फॉरेस्ट, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ब्रिटिशर्स के द्वारा कौन कौन से यहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट बनाए गए ताकि वो फॉरेस्ट को यहाँ पर कंट्रोल कर सकें, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सर्विस वॉज इस्टेब्लिश्ड, है ना, वही जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस था ना, तो वो 1864 में हुआ। फिर उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है वो 1865 में यहाँ पर पास किया गया, है ना। फिर उसके बाद फॉरेस्ट एक्ट में 1878 में और 1927 में अमेंडमेंट किए गए। फिर 1878 में जो ये एक्ट यहाँ पर आया था, इसमें ये विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह यहाँ पर कैटेगराइज किया गया, है ना, ताकि उनका जो कंट्रोल है वो भी यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे एक्ट यहाँ पर पास किए गए थे, लेकिन उनमें से कुछ मेजॉरिटी हैं। जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वाला जो एक्ट है ना, जिसको हम IFS बोलते हैं, अभी डिस्कस किया था ना 1864 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865, उसमें 1878, 1927 में जो है अमेंडमेंट किया गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 1878 के एक्ट के तहत रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट जो है वो भी आपको देखने को मिले। तो ये सारे के सारे अलग अलग प्रोविजंस हैं जो यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखो दिया हुआ है कि हाउ डिड द चेंजेस इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन द कॉलोनियल पीरियड अफेक्ट द लाइफ ऑफ प्लांटेशन ऑनर्स, है ना। मतलब कि इसमें ये बोला जा रहा है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट करने में जो भी यहाँ पर चेंजेस किए गए, कब? कॉलोनियल पीरियड में, जब ब्रिटिशर्स का रूल यहाँ पर था, उससे प्लांटेशन जो ऑनर्स यहाँ पर थे, है ना, मतलब लाइफ ऑफ जो प्लांटेशन ऑनर्स आपको देखने को मिलेगा उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो यहाँ पर आप देखेंगे द कॉलोनियल पावर इंट्रोड्यूस प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन इंडिया, है ना। मतलब कि इसमें यही बोला जा रहा है कि द चेंजेस इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन द कॉलोनियल पीरियड अफेक्ट द लाइफ ऑफ प्लांटेशन ऑनर्स एज, है ना। मतलब कि कॉलोनियल पावर ने इंट्रोड्यूस किया कि भाई प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, जैसे कॉफ़ी वगैरह ये सब चीज़ें जो है प्लांटेशन के अंतर्गत आएंगी। दे फ्लोरिश एज लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर क्लियर्ड टू मेक वे फॉर टी, कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशन, है ना। मतलब कि उन्होंने कोशिश ये करी कि भाई जो फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट वाले एरियाज़ हैं उनको क्लियर किया जाए और उससे टी, कॉफ़ी और रबर का प्लांटेशन जो है वो बड़े स्केल पर हो। It was done to meet the demand of Europe. These areas were given the European planters for plantation at cheap rates. मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो कॉफ़ी वगैरह होता था, टी वगैरह होता था, है ना, या रबर वगैरह होता था, इन सब चीज़ों की जो डिमांड थी वो यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पर क्या है कि इंडिया में प्लांटेशन हो रहा है, लेकिन प्लांटेशन करने के लिए जो यूरोपियंस यहाँ पर जो प्लांटर्स थे ना, उनको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था कि भाई आप सस्ते दाम पर जो है वो प्लांटेशन वाला जो काम है वो यहाँ पर कंप्लीट कर पाओ। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जो प्लांटेशन ऑनर्स हैं उनको यहाँ पर ये इसके बेनिफिट्स मिले, है ना। बेसिकली जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर होते थे, यूरोपियन जो प्लांटर्स होते थे, और कम दाम पर जो है वो चीज़ों का प्लांटेशन यहाँ पर करके उससे ओवरऑल जो बेनिफिट है वो किसको मिलता था, वो कॉलोनियल पीरियड में कॉलोनियल जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर मिलता था। अगला क्वेश्चन है, हु वर द कलंग्स, व्हाई डिड दे अटैक द डच फोर्ट्स एट, जो यहाँ पर जोना वाला पोर्ट, यहाँ फोर्ट था इनका, डच का फोर्ट, उस पर क्यों अटैक किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि कलंग्स के बारे में जो क्वेश्चन है वो आपसे बन सकता है पेपर में, ठीक है। सो याद रखिएगा, कलंग्स जो है एक कम्युनिटी है जो जावा में यहाँ पर रहती थी। दे वर स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि फॉरेस्ट वगैरह को कट करने में, ठीक है, इनको जो है वो प्रोफिशिएंसी यहाँ पर थी, और ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो है वो भी यहाँ पर करते थे, है ना, फॉरेस्ट को कट भी करते थे और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स भी से। दे वर सो वैल्यूएबल दैट टी कुड नॉट बी हार्वेस्टेड विदाउट देम नॉर कुड किंग्स बिल्ड देयर पैलेसेस, ठीक है। मतलब इसमें आप ये समझ सकते हैं कि कलंग्स जो हैं वो इनकी इतनी इंपॉर्टेंस यहाँ पर थी
कि अगर आप यहाँ पर टीक ट्री को जो है वो कट करना चाहते हो तो बिना इनके काम ही नहीं होगा, और अगर आप पैलेसेस वगैरह यहाँ पर बनाना चाहते हो राजा के तो भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बिना इनके वो काम भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। व्हेन द मतारम किंगडम ऑफ जावा स्प्लिट, है ना, वहां पर एक मतारम किंगडम जो है वो देखने को मिलेगा, ये मैंने आपको वन शॉट रिवीजन में पढ़ाया हुआ है। द फैमिलीज ऑफ द कलंक कम्युनिटी वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द टू किंगडम्स, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो मतारम यहाँ पर किंगडम था, है ना, ये जब स्प्लिट यहाँ पर किया गया तो यहाँ पर कलंक्स रहते थे, तो यहाँ पर इतना ज्यादा कलंक्स की इंपॉर्टेंस थी कि भाई कलंक्स को ना बराबर बराबर बांटा गया, जैसे 200 लोग थे तो एक किंगडम में 100 लोग, दूसरे किंगडम में 100 लोग। व्हेन द डच कॉलोनाइज जावा दे फोर्स द कलंक्स टू वर्क अंडर देम, है ना, मतलब कि उनको ये समझ में आ गया कि जब डच यहाँ पर आए तो उनको ये समझ में आ गया कि यार ये जो कलंक्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने क्या किया कि जबरदस्ती जो है वो उनसे काम कराने लग गए। द कलंक्स रेजिस्टेड बाय अटैकिंग द डच फोर्ट एट जोना पुट द अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बाद में फिर क्या हुआ कि इनको सबको दबा दिया गया, लेकिन इसी वजह से उन्होंने जो है ये जो जुआना फोर्ट आपको देखने को मिलेगा डच का, वहां पर इन लोगों ने अटैक किया था, है ना। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर डच वाले लोग थे वो इनके साथ जबरदस्ती यहाँ पर काम करवा रहे थे, तो वो जबरदस्ती काम नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से ये चीजें आपको देखने को मिली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, What were the consequences of the forest laws which the Dutch enacted in Java? ठीक है, इंडिया में तो हमने समझ लिया कि इंडिया में किस तरीके से नुकसान यहाँ पर लोगों को हुआ, लेकिन जो फॉरेस्ट लॉज यहाँ पर डच ने जावा में इनेक्ट किए थे उससे यहाँ पर क्या नुकसान हुए वो आपको बताना है। सो 19th सेंचुरी में when it became important to central territory and not just people, the Dutch enacted forest laws in the Java, मतलब 19th सेंचुरी में यहाँ पर जावा में जो आपके लॉज थे वो इनेक्ट किए गए। अब इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि जो विलेजर्स हैं वो फॉरेस्ट में उनको एक्सेस नहीं मिलेगा, रीजन तो देखो वही रहेंगे जो इंडिया में थे। आफ्टर दीज एक्ट्स वर इम्पोज्ड wood could only be cut for the specified purpose such as making river boat or constructing houses and that too only for specific forest and under close supervision, है ना। मतलब आप जो पेड़ वगैरह कट करोगे वो केवल स्पेशल पर्पस के लिए करोगे, जैसे बोट बनानी हो गई, है ना, या फिर घर वगैरह बनाना हो गया, और उसके लिए सभी फॉरेस्ट से नहीं कट करोगे, केवल स्पेसिफिक जो फॉरेस्ट होते हैं ना वहां से आप चीजों को कट कर सकते हो और उस पर नजर रखी जाएगी जब आप ये कटिंग वगैरह करने वाले हो तब। दोज विलेजर्स हु ग्रेज कैटल एंड यंग स्टैंड्स ट्रांसपोर्टेड वुड विदाउट परमिट और ट्रेवल्ड ऑन फॉरेस्ट लैंड्स विद हॉर्स कार्ट और कैटल वर पनिश्ड, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर क्या करोगे कि जो छोटे छोटे जो आपके पौधे वगैरह होते हैं, है ना, अगर उनकी ग्रेजिंग यहाँ पर हो जाएगी जानवर खा लेंगे, है ना, या आप यहाँ पर क्या है कि रोड वगैरह में ट्रेवल करोगे फॉरेस्ट रोड्स वगैरह में तो आपको पनिशमेंट वगैरह दी जाती थी, और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि मतलब लोगों का जो एक्सेस यहाँ पर होना चाहिए फॉरेस्ट का वो थोड़ा सा कम हो गया था। तो ये सारे कारण थे, और जैसे इंडिया में जो इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा था ना, जो लाइफ यहाँ पर डिपेंडेंट थी फॉरेस्ट के ऊपर, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, उसी तरीके से जावा में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, चीज़ों के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गए हैं, है ना, मतलब 35 क्वेश्चन तक हमने वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दोनों डिस्कस किए। अब हम यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें से देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखो दिया है कि व्हाई डिड कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री बिकम इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, है ना। अब ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री है वो यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिशर्स के दौरान जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई थी, है ना। तो बिकॉज, तो अब रीजन लिख दो भाई यहाँ पर, है ना, कि कौन कौन से रीजन है। पहली बात, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग, दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी, है ना। जो शिप वगैरह होते थे वो लकड़ियों से बनते थे, लेकिन जो इंग्लैंड में ओक फॉरेस्ट यहाँ पर होता था, है ना, ओक ट्रीज होता है, तो उसके फॉरेस्ट यहाँ पर समाप्त हो गए, जिसकी वजह से जो रॉयल नेवी को यहाँ पर टिम्बर की आवश्यकता थी शिप्स वगैरह को बनाने के लिए वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। English ships could not be built without a regular supply of strong and durable timber, neither could imperial power be protected and maintained without ships, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या है कि टिम्बर की सप्लाई रेगुलर बेसिस पे नहीं होगी तो शिप्स नहीं बन पाएंगे, और अगर शिप्स नहीं बन पाएंगे तो जो इंपीरियल पावर थी, है ना, इंपीरियल पावर मतलब जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश पावर थी, जो ज़्यादातर यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, नेवी के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो उसमें भी यहाँ पर आपको खतरा देखने को मिल सकता है, तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर हो सकती थी। फिर दूसरी बात, For above both factors before 1850, the commercial forestry was considered important in India, है ना। और इसी वजह से क्या हुआ कि जो कॉमर्शियल यहाँ पर फॉरेस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। बाय द 1820 सर्च पार्टीज, है ना, उनको यहाँ पर भेजा गया कि भाई इंडिया में जाकर थोड़ा फॉरेस्ट वगैरह देख कर आओ कि
कि फॉरेस्ट वगैरह वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि इंग्लैंड में तो ख़त्म हो गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि जब ये पार्टीज यहाँ पर इंडिया में देखने आए तो उन्होंने बोला कि इंडिया में हम कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री जो है वो कर सकते हैं। और एक डिकेड में अगर आप देखोगे, ट्रीज वर बीइंग फेल्ड एंड मैसिव स्केल एंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ टिम्बर वर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। और लोग आए और उन्होंने पेड़ों को कट करना स्टार्ट किया, और पेड़ों को कट करने के बाद पूरा का पूरा जो सामान है वो इंग्लैंड वगैरह यहाँ पर एक्सपोर्ट करने लग गए। फिर इस रेलवे वगैरह यहाँ पर होने लग गया है ना। रेलवे वाला भी पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि भाई जो आपके स्लीपर्स वगैरह होते हैं है ना, लोकोमोटिव को रन करने के लिए, सो स्लीपर्स वर ऑल्सो एसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक टुगेदर, तो उसमें भी लकड़ियों का यहाँ पर यूज़ होने लग गया। और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री थी वो यहाँ पर आपको इंडिया में बड़े स्केल पर कॉलोनियल टाइम पीरियड पर देखने को मिली थी। हाउ आर फॉरेस्ट यूजफुल फॉर द विलेजर्स, ठीक है। अब ये तो एकदम बच्चों वाला सवाल है भाई, है ना। ये तो आप आसानी से कर सकते हो कि फॉरेस्ट जो है वो विलेजर्स के लिए कैसे यूजफुल है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, टिम्बर्स हो गए, है ना, इन सब चीज़ों की डिपेंडेंस आपको फॉरेस्ट के ऊपर देखने को मिलेंगी। फ्रूट्स एंड रूट्स आर न्यूट्रियस एंड गुड फॉर हेल्थ, है ना। फ्रूट्स खाओगे, रूट्स वगैरह खाओगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि हर्ब्स आर यूज फॉर मेडिसिन, है ना। वुड्स फॉर एग्रीकल्चर, इम्प्लीमेंट्स लाइक योक्स एंड प्लव, बम्बू मेक्स एक्सीलेंट फेंसेस एंड इज ऑल्सो यूज टू मेक बास्केट्स एंड अम्ब्रेलास, है ना। तो जो फॉरेस्ट में अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, है ना, जैसे कई सारे वहाँ पर जो है औषधि वाले पौधे भी आपको देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर के लिए भी काफ़ी सारी जो आपके वुड्स की मदद से आप इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो बना सकते हैं, है ना। फिर बम्बू से आप यहाँ पर फेंसेस वगैरह बना सकते हो, है ना। फिर उसके बाद बास्केट वगैरह भी यहाँ पर उससे बन जाती है, तो काफ़ी सारे यूज़ हैं उसके। फिर उसके बाद ड्राइड स्कूप्ड आउट ऑफ गोड कैन बी यूज्ड एज अ पोर्टेबल वाटर बॉटल, है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो गोड मतलब उसके अंदर का पूरा सामान बाहर निकाल दिया तो उससे पानी वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट लीव्स कैन बी स्टिच टुगेदर टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट, है ना। जो पत्तियां होती हैं तो उनको आप स्टिच करके जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि प्लेट्स वगैरह बना सकते हो, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि सीढ़ी क्रीपर कैन बी यूज टू मेक रोप्स, है ना। मतलब जो यहाँ पर लताएं होती हैं ना, लताएं, तो उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि रोप्स वगैरह बना सकते हैं। फिर उसके बाद थार्नी ब्रॉक ऑफ द सेमूर, है ना, सिल्क कॉटन, इट इज यूज टू ग्रेट वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये सब पर्पस हैं। ऑयल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग लैम्प्स कैन बी टेकन बाय प्रेसिंग द फ्रूट ऑफ द महुआ ट्री। तो महुआ ट्री जो होता है उसके जो यहाँ पर क्या है फ्रूट होता है उसको प्रेस करके भी आप कुकिंग और लाइटिंग लैम्प्स के लिए जो ऑयल वगैरह है वो भी यहाँ पर बना सकते हो। तो मतलब काफ़ी सारे प्रयोग हैं, अपनी तरफ से भी आप काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपको वन शॉट रिवीजन वीडियो में भी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करी हुई हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप आंसर बना लीजिएगा इसका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वेयर इज बस्तर लोकेटेड, ठीक है। हाउ डिड द पीपल ऑफ बस्तर रिएक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉरेस्ट पॉलिसीज, है ना। मतलब बस्तर कहाँ लोकेटेड है पहले तो ये बताना है आपको, और जो ब्रिटिश की यहाँ पर फॉरेस्ट पॉलिसीज थी यहाँ पर, ठीक है, उसमें यहाँ पर बस्तर के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया ये पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि बस्तर इज सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह के साथ ये बॉर्डर बनाता है। फिर इंद्रावती रिवर जो है वो यहाँ पर फ्लो करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अक्रॉस बस्तर, है ना। याद रखना ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर जो है वो यहाँ पर क्या करती है कि बस्तर में फ्लो करती है, ईस्ट से वेस्ट में जो है वो इंद्रावती रिवर फ्लो करेगी। द सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर इज प्लेटू, है ना। प्लेटू आपको देखने को मिलेगा। टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेटू इज द छत्तीसगढ़ प्लेन एंड इट्स साउथ इज द गोदावरी प्लेन, ठीक है। तो याद रखना कि ये गोदावरी प्लेन साउथ में है और ये जो रिवर इंद्रावती ये गोदावरी में जाकर मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ प्लेन है और बस्तर का प्लेटू भी आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि जब गवर्नमेंट ने, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, उसने जब प्रपोज यहाँ पर किया था कि भाई 2/3 जो फॉरेस्ट है उनको रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो हम डिक्लेयर करेंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बंद करेंगे, हंटिंग और कलेक्शन वगैरह जो होता है यहाँ पर हंटिंग बंद हो जाएगा, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका कलेक्शन वगैरह जो होगा वो बंद हो जाएगा। तो इसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत वरीड हो गए कि मतलब इस हमारी जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी ये तो बहुत ज़्यादा है और इस तरीके से अगर रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लग जाएंगी तो काफ़ी नुकसान यहाँ पर होगा। सो पीपल बिगेन टू गैदर एंड डिस्कस दीज इशूज इन देयर विलेज काउंसिल, इन बाजार्स एंड द फेस्टिवल और वेरेवर द हेडमैन एंड प्रीस्ट ऑफ सेवरल विलेजेस वर असेंबल्ड। तो जहाँ पर भी लोग इकट्ठा होते थे वो सब लोग इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं, है ना, जो यहाँ पर ये कॉलोनियल टाइम पीरियड के दौरान डेवलप हो रहे थे, इनको वो लोग यहाँ पर डिस्कस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। 1910 में, ठीक है, मैंगो बॉफ, अ लंप ऑफ अर्थ, चिलीज एंड एरोज बिगेन सर्कुलेटिंग बिटवीन विलेजेस, दीज वर मैसेजेस इन्वाइटिंग विलेजर टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह भेजना स्टार्ट कर दी, मतलब रिबेल करना जो है वो स्टार्ट किया उन्होंने।
सो एवरी विलेज कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू द रिबिलियन एक्सपेंसेस, बाजार वगैरह को लूटा गया, जो ऑफिशियल्स वगैरह थे, ट्रेडर्स जो थे, उनके घर को लूटा गया, फिर उसके बाद स्कूल और जो पुलिस स्टेशन थे वहाँ आग लगाई गई, है ना, और फिर उसके बाद ग्रेन वगैरह जो है जो चोरी किए गए थे उनको रीडिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर किया गया। मोस्ट ऑफ दोज हु वर अटैक्ड वर इन सम वे एसोसिएटेड विद द कॉलोनियल स्टेट एंड ऑपरेसिव लॉज, मतलब जिनके घर में भी अटैक किया गया था, चोरी किया गया था, जिनके ऊपर अटैक किया गया था, वो समहाउ जो है वो ब्रिटिशर्स से यहाँ पर किसी तरीके से रिलेटेड यहाँ पर थे, या जो ऑपरेसिव लॉज यहाँ पर होते हैं, ठीक है, उनसे कहीं ना कहीं उनका लेना देना था, तो उनके ऊपर जो है वो यहाँ पर अटैक हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तरीका है, और इस तरीके से जो है वो बस्तर के लोगों ने यहाँ पर टोटल जो है वो डोमिनेट यहाँ पर किया था। तो बस्तर और जो जावा, ये दोनों वाली जो मैंने आपको ना केस स्टडी है वो यहाँ पर पढ़ाई हुई है वन शॉट रिवीजन में, तो आप उसको एक बार देख लोगे ना तो आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी तरीके से हो जाएगी, है ना, तो और कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली है, आसानी से क्वेश्चंस के आंसर लिख लोगे आप। चलो क्वेश्चन नंबर 39, मेंशन द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया अंडर द कॉलोनियल रूल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है भाई, है ना। सो डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़े स्केल पर हो रहा था, है ना, और कल्टीवेशन जो है वो एक्सपेंड हुआ था, इसका रीज़न वगैरह आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कॉमर्शियल क्रॉप्स जैसे जूट, शुगर, वीट वगैरह ये सब बढ़ाना था, है ना। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि डिमांड्स जो थी इन पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए वो बढ़ गई, है ना। उसके साथ यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पर यूरोप में हो रही थी, उसके लिए जो यहाँ पर रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी उनको फुलफिल करने के लिए कल्टीवेशन करना था। वेयर फूड ग्रेन्स वर नीडेड टू फीड द ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन एंड रॉ मटेरियल्स वर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ना, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए ताकि ओवरऑल प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़े, लोगों को हम खाना खिला सकें, और इंडस्ट्रियल जो रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन है, उसको इन्हेंस करने के लिए रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता है। फिर रेलवे वगैरह वाला मैंने पॉइंट आपके साथ काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है कि रेलवे में स्लीपर्स की आवश्यकता थी, लोकोमोटिव को रन करने की आवश्यकता थी, है ना। फ्रॉम द 1860 द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली। 1890 अबाउट 25,500 किलोमीटर ट्रैक हैड बीन लेड, मतलब आप समझ लो 1890 में 25,000 किलोमीटर तक के जो ट्रैक हैं वो यहाँ पर लग गए। तो कितने सारे स्लीपर्स यहाँ पर बने होंगे, कितना सारा टिम्बर की यहाँ पर आवश्यकता होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देना भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया कि आप हमें टिम्बर की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करो, है ना। तो लोग इनडिस्क्रिमिनेटली जो है वो पेड़ पौधों को काटने लग गए और फॉरेस्ट वगैरह जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गए। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जो एरियाज़ हैं फॉरेस्ट वाले, टी के लिए, कॉफ़ी के लिए, रबर प्लांटेशन के लिए जो है वो भी यहाँ पर कट किए गए ताकि ये सब प्लांटेशन जो है वो यहाँ पर किए जा सकें, क्योंकि यूरोप में इन चीज़ों की यहाँ पर डिमांड थी। और इसी वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पर या कॉलोनियल रूल के दौरान जो डिफॉरेस्टेशन था वो आपको बड़े स्केल पर देखने को मिला, क्योंकि उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। टोटल हमने यहाँ पर 39 क्वेश्चंस किए। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर समझ में आए होंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने सेशन को यहाँ पर देखा है, ठीक है, तो आप अपना फीडबैक भी जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप 9th क्लास के दूसरे किसी सब्जेक्ट या सोशल साइंस की कोई वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स अवेलेबल हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। अगर सिस्टमेटिक तरीके से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप गूगल पर जाकर टाइप करिएगा magnetbrains.com। जैसे ही आप एंटर करोगे इंडिया के नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म का होम पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जिस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, वो चीज़ें लिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे क्लास 9th की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं यहाँ पर गया CBSE इंग्लिश मीडियम में, मैंने क्लास 9th के ऊपर क्लिक किया, तो जो भी साइंस के वीडियोज़ हैं, मैथ्स के वीडियोज़ हैं, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसके थोड़ा नीचे अगर आप जाओगे तो आपको ये सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स सबके वीडियो मिलेंगे। ठीक है, अब आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आप यहाँ पर क्या करो, वॉच नाउ पर क्लिक करो। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करोगे, ठीक है, आपको चैप्टर वाइज जो भी यहाँ पर प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल कराई गई है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसका वीडियो ओपन कर लीजिएगा। जैसे अगर आप देखोगे तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका 1 शॉट रिवीजन वीडियो है, आप इसको यहाँ पर आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर KG से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% फ्री होती हैं। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है, कोई आपको जो है सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है।
अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैग्नेट ब्रेन्स के इस यूज़फुल वीडियो के साथ अपने प्रिपरेशन को यहाँ पर आगे बढ़ा सकें। अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।